नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हो रहे हैं और यह टॉपिक भी बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो दिनचर्या में, हमारे जो दैनिक व्यवहार में इस प्रकरण का बड़ा उपयोग है। बहुत हम मतलब जाने अनजाने इस प्रकरण से संबंधित हम चीज़ों को अपनी भाषा में बहुत प्रयोग करते हैं और पढ़ा लिखा या बिना पढ़ा लिखा हर आदमी इनका प्रयोग करता है और बड़ा महत्वपूर्ण है। भाषा का जो लालित्य है इस प्रकरण के ऊपर बड़ा निर्भर करता है और वह प्रकरण है मुहावरे और लोकोक्ति। इस पर हम बात करें उससे पहले निवेदन यह है कि इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का जो बटन है वह दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हम जो वीडियो आपके लिए डालते हैं वह उसका नोटिफिकेशन जो है वह आपको तुरंत मिल जाए और आप उससे वंचित ना रहें, तुरंत आप तक वह पहुंचे। इसलिए बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा और हाँ, यह कमेंट करना भी मत भूलिएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, आप हमसे और क्या अपेक्षा रखते हैं और किस तरह का सुधार आप हमसे चाहते हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और बताइएगा कि पढ़ते समय या पढ़ाते समय हिंदी और संस्कृत के किसी भी विषय को लेकर, किसी भी प्रकरण को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर अगर आपको कहीं कोई संशय हो रहा है, कोई भ्रांति हो रही है, कोई प्रश्न अगर आपको परेशान कर रहा है, आप निसंकोच हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइए, हमसे प्रश्न पूछेगा, हम निश्चित रूप से आपका उसका समाधान देंगे, समाधान करेंगे। तो ठीक है मित्रों, अब हम चलते हैं लोकोक्ति। मैंने बताया लोकोक्ति का मतलब जो लोक के अनुभव पर आधारित बात हो वह लोकोक्ति है। अब देखिए, अब सीधी सीधी बात पर आते हैं, उसको समझ लेते हैं। कैसे कि एक आपने सुना होगा, अक्सर लोग प्रयोग करते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए, ये अनुभव है, आप करके देख लीजिएगा कि अगर घड़े में, गगरी में या किसी बड़े बर्तन में अगर पानी, थोड़ा सा पानी लेकर अगर आप चलेंगे तो वह जो है आवाज़ करेगा, ऐसे डगमगाएगा, छल 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 के कल कल की आवाज़ जो है वह करेगा, या और पानी जो है वो छलकेगा भी, बाहर गिरेगा। अधजल गगरी छलकत जाए, आवाज़ भी करेगा पानी और वह बाहर भी गिरेगा। अगर वो बर्तन जो है वो पूरा भरा हुआ नहीं, आधा भरा हुआ है तब। और अगर पूरा अगर भरा है, अगर घड़ा पूरा भरा है तो ना तो वह आवाज़ करेगा, ना वह उससे बाहर गिरेगा और ना ही ऐसे करके वो डोलेगा चलते समय। तो क्या मतलब हुआ कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी जब पानी थोड़ा होता है तभी जो वो छलकता है, तभी बाहर को निकलता है। क्या मतलब हुआ? सीधी सी बात है कि ऐसे ही क्या होता है कि जो ओछा व्यक्ति होता है, जिसको कम ज्ञान होता है, वह बहुत बढ़ चढ़कर बोलता है, बहुत बकवास करता है। जिसको कम ज्ञान होता है वही अपने आप को ज्ञानी साबित करने के लिए अधिक बोलता है, यानी कम ज्ञान वाला ही जो है वह अधिक बोलता है। अन्यथा जो गंभीर होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वह चुप रहते हैं, सबकी बात को आराम से सुनते हैं। तो क्या मतलब हुआ? अधजल गगरी छलकत जाए। अनुभव यही है कि जो कम भरा हुआ बर्तन होता है, कम भरी हुई गगरी होती है, वह छलकती है, आवाज करती है। तो इसका मतलब अर्थ यही हुआ कि ओछा व्यक्ति जो है वह दिखावा ज्यादा करता है। किस बात का दिखावा करता है? ज्ञान का दिखावा करता है, अधिक बोलता है। तो अधजल गगरी छलकत जाए। इसीलिए जब कोई आदमी बहुत बढ़ चढ़ के बड़ाई कर रहा होता है, अक्सर अपने डींगे हाँकता है, तो अक्सर लोग कहते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, है ना, कि आता जाता कुछ नहीं है, पता कुछ नहीं है और बोलता बहुत हद से ज्यादा है। तो अधजल गगरी छलकत जाए। ऐसे ही हम देखिए, एक पंथ दो काज। काज कहते हैं काम को और पंथ कहते हैं रास्ते को, कि एक ही रास्ते पे जा रहे हैं, एक ही उस पे जा रहे हैं, एक उद्देश्य को निकले थे। मगर अगर दो काम हो जाएं, एक काम के लिए जा रहे हैं, एक काम के लिए अगर हम निकले हैं, कहीं किसी रास्ते से जा रहे हैं और अगर उस जाते जाते भी एक की बजाय अगर हम दो काम कर लें तो क्या हुआ? दोहरा लाभ हो गया ना, कि यार एक काम के लिए निकले थे, दो काम हो गए, यानी एक करना था, दो हो गए। तो हमें एक काम जो है वो बोनस में मिल गया, एक्स्ट्रा मिल गया, लाभ में मिल गया। तो एक पंथ दो काज, एक रास्ते के लिए निकले थे, एक काम के लिए निकले थे, दो काम हो गए। तो मतलब यानी क्या हुआ? दोहरा काम हो गया, दोहरा लाभ हो गया। तो क्या मतलब हुआ एक पंथ दो काज मुहावरे का? कि किसी काम से, किसी एक काम से जो है जब हमें दो लाभ प्राप्त हो जाए तो उसे कहते हैं एक पंथ दो काज। ऐसे ही देखिए,
आसमान से गिरा और खजूर में अटका। कोई चीज आसमान से गिरी तो भाई गिरना जो है ऊपर से गिरना मुसीबत का काम है, भाई गिरेगा तो आदमी चोट लगेगी। कोई भी चीज गिरे ऊपर से गिरेगी टूटेगी। अब एक मुसीबत आसमान से गिरी यानी एक मुसीबत से छुटकारा में भी इतनी ऊंचाई पे तक नीचे कैसे जाएं भाई, कैसे जमीन पर उतरें। एक आदमी बहुत ऊंचाई पे उतरा और उसे चढ़ तो गया किसी तरह, वो कहां से अब वो नीचे कैसे उतरना आता नहीं उसको, क्या तो क्या करें कि आसमान से गिरा। अब चलो गिर गया भाई, उतरना तो था ही, कोई बात नहीं हाथ पैर टूटेंगे, तो आसमान से गिरा यानी एक मुसीबत से तो छुटकारा मिला। चलो भाई आसमान से नीचे आ गया। अब क्या हुआ, गिरा तो मगर खजूर में अटक गया, फिर भी ऊपर का ऊपर ही रह गया। यानी एक मुसीबत से छुटकारा मिला, यानी आसमान से ऊंचाई से छुटकारा पाना चाह रहे थे, फिर जो है दोबारा कहां अटक गया, खजूर में अटक गया, फिर भी ऊंचाई पे ही रह गया। यानी एक मुसीबत से निकल के दूसरी में फंस गया। यानी एक मुसीबत से निकल के, यानी एक ऊंचाई से निकलना था, एक ऊंचाई से करके अब चलो उससे कम हुआ तो अब दूसरी ऊंचाई में फंस गए, यानी दूसरी उसमें दिक्कत में फंस गए, दूसरी परेशानी में फंस गए। यानी एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना वह कहलाता है आसमान से गिरा और खजूर में अटका। देखिए सब अनुभव के आधार पर हैं, बिल्कुल 100% सत्य हैं। ये लोकोक्तियां जो हैं बिल्कुल शाश्वत सत्य होती हैं, सत्य वचन होती है, जो कि लोगों के अनुभव के ऊपर आधारित होती हैं, जो कभी झूठ नहीं हो, अनुभव कभी झूठ नहीं होता है। तो अब देखिए ये हो गया। एक और हम लोकोक्ति देखते हैं कि एक तो करेला और दूसरे नीम चढ़ा। करेला जो है वो कड़वी सब्जी है, तमाम दुनिया जानती है, और नीम उससे भी ज्यादा कड़वा होता है। अब देखिए प्रवृत्ति होती है कि करेला और नीम, यानी एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। कहते हैं कि भाई संगत का भी असर जरूर होता है। जैसे अगर नीम के पेड़ पर अगर शहद लगा है तो उसमें कहते हैं कि नीम के गुण भी उसमें आ जाते हैं, यानी थोड़ा सा उसमें कसैलापन उस शहद में जो है होगा, क्योंकि वो नीम पर है। नीम का जो स्वभाव है वो कड़वे का है। तो ऐसे ही जो नीम पर चढ़ने वाली जो बेल हैं वो उसमें कहते हैं उसमें उसका गुण जो है वो थोड़ा सा नीम का, जो बेल नीम पर फैलती हैं उसके फल में जो भी है उसमें थोड़ा सा नीम का जो गुण आ जाता है। अब करेले में क्या गुण है, करेला तो कड़वा है, अब नीम पर चढ़ गया, अब नीम का गुण उसमें और मिला तो नीम उससे भी ज्यादा कड़वा है। यानी एक बुराई थी उसमें और बुराई शामिल होगी, यानी कड़वा अपने आप में तो कड़वा था ही, उसमें नीम की कड़वाहट और मिल गई, यानी वो दुगना कड़वा हो गया। यानी एक बुराई के साथ दूसरी बुराई का मिल जाना जो है वो कहलाता है एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। यानी एक बुराई में दूसरी बुराई और मिल जाना, और ज्यादा बुरा हो जाना, वो कहलाता है एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। अब एक और लोकोक्ति देख लीजिए कि कोयले की दलाली में हाथ काले। कोयला क्या होता है, काले रंग का होता है, काला होता है। आप कोयले का आप यहां से उठा के वहां रखिए, यहां से यहां करिए, भरिए, कुछ भी कीजिए। कोयले को आप इधर से उधर कहीं कुछ भी कर रहे हैं कोयले के साथ, तो सीधी सी बात है आप छुएंगे तो आपके हाथ काले जरूर होंगे। वही बात दलाली करने का है कि अगर आप कोयले की दलाली कर रहे हैं, कोयले का व्यापार कर रहे हैं, कोयले को बेच रहे हैं, तो भैया आपके हाथ सफेद तो हो ही नहीं सकते, काले तो होने ही होने हैं। क्या मतलब हुआ कि अगर कोयला क्या है, काला है, यानी बुराई का प्रतीक है। अगर आप बुरे व्यक्ति के साथ में संपर्क में हैं, जैसे कोयला काला है और काले के साथ आप काम कर रहे हो, तो भैया हाथ काले होंगे ही, बच नहीं सकते आप। तो अगर आप बुरे व्यक्ति की संगत में हैं, बुराई के संगत में हैं, तो निश्चित रूप से आप उस बुराई से बच नहीं सकते। वह बुराई आपको प्रभावित करेगी, वह बुराई आपके अंदर भी आ जाएगी। इसलिए उन्होंने सूर ने भी कहा है कि कैसो होसाया न जाए, काजल की कोठरी में कैसो होसाया ना जाए। तो काजल की कोठरी में चाहे कैसा ही व्यक्ति हो, वो जाएगा तो काला होगा ही होगा, ठीक है ना। तो कोयले की दलाली में हाथ काले, यानी बुराई के साथ बुराई मिलती ही है। बुरी संगत में रहोगे तो बुराई का प्रभाव आएगा जरूर। कोयले की दलाली में हाथ काले, बुरा काम करो, बुरे लोगों के साथ में रहोगे, बुरे काम के उसमें संलिप्त रहोगे, तो निश्चित रूप से बुराई मिलेगी। बुरे लोगों के साथ आप बुराई से बच नहीं सकते, यानी बुराई के साथ बुराई मिलती ही है। कोयले की दलाली में हाथ काले। ऐसे ही एक हाथ से ताली नहीं बजती। ताली कब बजती है, ताली कब बजेगी, जब हम एक हाथ को दूसरे हाथ पर मारेंगे तभी ताली बजेगी। एक हाथ को आप चाहे कितना ही घुमाइए इधर से उधर, ताली नहीं बजेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई बात, कोई विवाद, कोई झगड़ा अगर पैदा होता है तो उसमें देखिए झगड़ा विवाद कब होता है, दो पक्षों में होता है, दो लोगों के बीच में होता है। तो एक पक्ष चुप रहे, बिल्कुल कुछ ना कहे, एक ना, तो चाहे वो कितना भी, अब देखिए आपको कोई गाली दे, आप देता रहे,
आप अगर कुछ नहीं बोलेंगे, आप उसका प्रतिवाद नहीं करेंगे, तो कुछ देर बाद देकर चुप हो जाएगा, झगड़ा होगा ही नहीं, विवाद ही नहीं बढ़ेगा। और आप अगर उस गाली के उत्तर में आप भी उसको गाली दे देंगे, तो भाई उसने गलती की, आपने भी कर दी, तो बात बराबर होगी। तो फिर तो अब उसने एक गाली दी, फिर वो गाली देगा, फिर उसने गाली दी, फिर आप गाली, तो ऐसे करके वो बात बढ़ती चली जाएगी। यानी विवाद के लिए, झगड़े के लिए कोई भी एक पक्ष उत्तरदायी नहीं होता है, दोनों पक्ष का कुछ ना कुछ योगदान उस झगड़े में होता अवश्य है। जैसे ताली बजने में एक हाथ की भूमिका नहीं होती, बल्कि दोनों हाथ की भूमिका होती है। यह अलग बात है कि एक की भूमिका कम हो, एक की ज्यादा हो। देखिए, एक हाथ स्थिर है, एक इधर ऐसे आया, तो भले ही इस हाथ की गलती ज्यादा है, इस हाथ की कम है, ये अपनी जगह चुपचाप बैठा है, एक जगह है। मगर अगर ये हाथ यहां से हट जाए, मैं देखिए यहां लाया और मैंने ये हाथ कराया, तो देखिए यहां आकर ये ताली नहीं बजेगी। ताली कब बजेगी? जब हम भी जो है ना, ये हाथ, इसके हाथ की क्या गलती है? इस हाथ की गलती ये है कि ये इसके आने पर भी ये अपनी जगह पर स्थिर है, अड़ा खड़ा है, डटा खड़ा है, गर्व से, उसके अभिमान से। तो इसकी गलती है कि नहीं, अगर झगड़ा नहीं पैदा करना है, मिटाना है, तो भाई ठीक है, तुम हट जाओ, ये आ गए, यहाँ आ गया, बात खत्म होगी, ताली बजी नहीं। और अगर ये अपनी जगह है, कहीं अड़ा है, तो ताली बजेगी। यानी विवाद की जो जड़ है वो दोनों पक्षों में होती है। विवाद, झगड़ा जो है वो दोनों पक्षों की तरफ से होता है, कभी भी एक पक्ष उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। तो वही है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी विवाद एक ओर से नहीं होता है। विवाद दो पक्षों के, दो पक्ष विवाद में शामिल, तो दोनों की गलती होती है, दोनों ओर से कुछ ना कुछ गलती जो है वो हो रही होती है। तो इसे कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती। अब देखिए एक और लोकोक्ति देखिए, का बरसा जब कृषि सुखाने। का बरसा, बरसा बारिश, का बरसा, उस बारिश का क्या लाभ? किस बारिश का? जब कृषि सुखाने, जब खेती सूख जाए, कृषि सूख जाए और तब बारिश हो, तो उस बारिश का कोई लाभ नहीं है, बेकार है उस बारिश का होना। बारिश कब लाभदायक है? जब खेती को पानी की जरूरत हो, तब बारिश हो तो लाभ है। और अगर खेती सूख गई, खेत सूख गया है, फसल सूख गई है, और उसके बाद बारिश अगर हो रही है, तो उस खेती के लिए तो बेकार है। का बरसा जब कृषि सुखाने, कि अगर समय पर कोई काम नहीं हो रहा है तो उसका उपाय करना जो है वो बेकार है। यानी काम बिगड़ जाने पर, काम खराब हो जाने पर अगर आप उसका उपाय कर रहे हो, तो उस उपाय को करने का कोई काम नहीं, क्योंकि अब उससे जो काम बिगड़ गया वो सुधरेगा तो है नहीं, जो बिगड़ गया तो वो बिगड़ गया। अब उस उपाय करना था तो पहले करना था ना, समय रहते करना था। यानी अगर बारिश को पड़ना था, अगर फसल को सूखने से पहले अगर हम पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, वर्षा हो जाए, तो वो फसल जो है वो सूखने से बच जाए, तब तो उपाय ठीक है, तब तो उसका लाभ है। का बरसा जब कृषि सुखाने, यानी काम बिगड़ जाने पर, काम खराब हो जाने पर उसका उपाय करने का कोई लाभ नहीं होता, वह व्यर्थ जाता है। तो का बरसा जब कृषि सुखाने, काम बिगड़ने पर उसका उपाय करना जो है वो बेकार है, व्यर्थ होता है। ऐसे ही एक और लोकोक्ति देखिए, घर का भेदी लंका ढाए। रामायण आपने देखी होगी कि घर का भेदी लंका ढाए। देखिए लंका का सर्वनाश कब हुआ? रावण का सर्वनाश कब हुआ? विभीषण अगर राम जी के साथ अगर नहीं मिलता, राम जी को ये रहस्य अगर विभीषण नहीं बताता कि रावण की नाभि में अमृत है, तो रावण का अंत नहीं होता, लंका का विध्वंस नहीं होता। तो लंका का विध्वंस किसने किया? विभीषण ने किया। यानी घर का भेद जो किसने बताया? विभीषण ने बताया। यानी घर का भेदी लंका ढाए, यानी उनका आपस का विवाद था, रावण का और विभीषण। मतलब विभीषण की बात जो है रावण ने नहीं मानी, अहंकार के कारण उसको नाराज किया, उसको भगाया। तो ये दो भाइयों के आपस के बीच की बात थी, ठीक है। तो मगर दोनों में से न विभीषण ने विवेक रखा, न रावण ने विवेक रखा, ठीक है। रावण ने विभीषण को लात मार के गया, तो उसने विवेक ये नहीं रखा कि मुझे शत्रु पक्ष के साथ जाकर नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों तो घर का भेदी लंका ढाए, घर के रहस्य को विभीषण ने सार्वजनिक कर दिया, शत्रु पक्ष को बता दिया, इसलिए लंका का विनाश हुआ, लंका का जो रावण था वो मारा गया। तो घर का भेदी लंका ढाए, यानी आपस की फूट, घरेलू फूट जो है वो हमेशा नुकसान देती है, विनाश करती है। आपस में मिलकर रहेंगे, पारिवारिक विवाद जो है हम आपस में मिला लेंगे, तो परिवार का कहीं कोई अहित नहीं हो सकता। यानी आपसी फूट हमेशा जो है वह हानिकारक होती है, नुकसानदायक होती है, विनाशकारक होती है। तो घर का भेदी
लंका ढाए। इसी अब देखिए, अब इसी तरह एक और लोकोक्ति है कि जो गरजते हैं बरसते नहीं। प्राय है यह होता है, आपने देखा होगा बरसात में या कभी गर्मियों में आपने देखा हो, बरसात में देखिए, बरसात में बादल बहुत ज़्यादा नहीं गरजते हैं, फिर भी मूसलाधार बारिश होती है, कभी कभी गरजते हैं। मगर अक्सर आपने गर्मी की बरसात में या जाड़ों की बरसात में आपने देखा होगा कि बादल गरजते बहुत ज़्यादा हैं, मगर जितने ज़्यादा गरजते हैं वो उतने बरसते नहीं हैं, बहुत कम बरसते हैं। जैसे बरसात में गरजते नहीं हैं, बरसते ज़्यादा हैं, बरसते हैं, गरजते नहीं हैं बरसात में। जाड़ों में और गर्मियों की बरसात में आप देखेंगे बारिश हो रही हो या बारिश का मौसम हो तो कई बार तो ऐसा होता है कि बादल बहुत गड़गड़ाए आए और आके चले गए, एक भी बूंद नहीं पड़ी। तो इसका मतलब ये है कि जो गरजते हैं बरसते नहीं, यानी जो ज्यादा बोलते हैं, जो ज्यादा बड़बड़ करते हैं, जो ज्यादा सेखी बघारते हैं, वे काम के व्यक्ति नहीं होते, वो काम नहीं करते। तो ज्यादा बोलते हैं, जो ज्यादा बोलने वाले होते हैं वो काम नहीं करते, सिर्फ काम का दिखावा करते हैं। यानी जो ज्यादा बोलते हैं वे काम नहीं करते, यानी जो गरजते हैं वह बरसते नहीं है। एक और देखिए लोकोक्ति है, बहुत फेमस लोकोक्ति है, बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि ना नोमन तेल होगा न राधा नाचेंगी। अब नोमन तेल, मन मतलब आप ये समझिए 40 किलो का एक मन होता है, और 9 मन में कितना हो गया, 9 पंजे 45, यानी 450 किलो, यानी 450 लीटर तेल, यानी लगभग क्या एग्जैक्ट 4.5 कुंतल तेल। कि भैया राधा के तो शर्त ये है कि भैया जब तक 9 मन तेल नहीं आने का तब तक मैं नहीं नाचूंगी। इसका मतलब है अब 9 मन तेल कितने उसमें सरसों से निकलेगा, कहां से, कितने लोग, कितना मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक छोटे से नाच के लिए कोई आदमी 4.5 कुंतल तेल काहे को इकट्ठा करेगा। भाई ठीक नाचना हो नाचना, नाच रहा हूं मत नाच। यानी काम करने के लिए एक ऐसी शर्त रख देना, भाई ठीक है तुम्हें नाचना नहीं है मत नाचो, कि ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। यानी एक ऐसी शर्त रख देना किसी काम को ना करने के लिए, कि ऐसी शर्त रख देना जिसको पूरा करना संभव ना हो। क्योंकि आपने तो शर्त रख दी कि ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, राधा ने शर्त रख दी कि भैया अगर नोमन तेल आपके पास हो तो मैं नाच लूंगी, तो मैं नाचूंगी। यानी काम ना करने के लिए कोई असंभव शर्त रख देना, वो कहलाता है न नोमन तेल होगा न राधा नाचेंगी। ऐसे ही एक और नाचने के ऊपर एक और फेमस, वो बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है, और वह है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी व्यक्ति को नाचना तो आता नहीं है, नाचना खुद को आता नहीं है, कोई स्टेप नहीं आता, और अगर कोई नाचने को कहे तो वो कमी निकालता, अरे यार ये तो भाई ना, ये तो फर्श टेढ़ा है भाई ना, यहाँ तो मेरा पैर फिसल जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। यानी नाचना खुद को नहीं आ रहा है, कमी कहाँ निकाल रहा है, आंगन में निकाल रहा है, फर्श में निकाल रहा है ना। ना भैया डीजे नहीं है इसलिए नहीं नाचेंगे, भैया नाच नहीं सकते, बिना ढोल ढमाके के, बिना डीजे के नहीं नाच सकते। तो जो नाच तो भाई नाच तो तब सकोगे जब आपको नाचना आता हो। जिस व्यक्ति को नाचना आता हो तो उसे किसी बात की जरूरत ही नहीं है, ना डीजे की जरूरत है, ना ढोल की जरूरत है, ना ऐसे कुछ ये बहाना करने की जरूरत है कि भाई आंगन टेढ़ा है। तो हम लोग जिसको नाचना आता है वो कांच के ऊपर भी नाच जाता है, तलवार के ऊपर भी नाच जाता है। तो जिसको नाचना आता है, काम करना आता है, वो कोई बहाना नहीं बनाता। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी आपको काम करना नहीं आता है मगर साधन में कमी निकाल रहे हैं, अपनी कमी जो है वो दूसरे के ऊपर ढाल रहे हैं। अपना काम आपको नहीं आता है मगर ये बात स्वीकार करने के कि मुझे काम नहीं आता है, दोष जो है वो दूसरे के सिर मढ़ रहे हैं। यानी अपन काम ना आने का दोष जो है वो दूसरे के सिर मढ़ना क्या कहलाता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी काम ना आने पर साधन में दोष निकाल देना। यानी अपनी कमी को छुपाने के लिए दूसरे, यानी अपने दोष को छुपाने के लिए दूसरी वस्तु में, दूसरे व्यक्ति में दोष निकाल देना, वह कहलाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऐसे ही दोस्तों पता नहीं कितनी लोकोक्तियां हैं जो हमारे लोक में प्रचलित हैं। तो आप लॉजिक लगाकर उनका कहीं ना कहीं ऐसे करके समझकर उसको आप उसके अर्थ तक पहुंच सकते हैं। ऐसा मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है, बस आपको लॉजिक लगाने हैं, बात को समझना है, उस चीज को समझना है। और लोकोक्तियों में ये बात आप समझ लें कि वो लोकोक्तियों का मतलब होता है कि वो सत्य होती हैं सब तरह से। जो बात उसमें कही जा रही है वह झूठी नहीं होती, सत्य होती है।
इसलिए आप लॉजिक लगाएंगे तो निश्चित रूप से उसके अर्थ तक पहुंचेंगे। तो मित्रों, आप ये मुहावरा और लोकोक्ति का इस तरह ये हमारा प्रकरण पूरा होता है। निश्चित रूप से आप ये समझ गए होंगे अच्छी तरह, और लोकोक्तियों और मुहावरों का अर्थ निकालने में अगर लॉजिक लगाएंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, इस तरह ये हमारा प्रकरण पूरा होता है। आप हमारे इसको वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें यह जरूर बताइए कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है। कमेंट जरूर कीजिएगा। अपनी कोई भी समस्या हिंदी या संस्कृत को लेकर पढ़ते समय या पढ़ाते समय कोई आ रही है, बात समझ नहीं आ रही है, तो हमें कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछकर अपनी बात रखकर हमसे ज़रूर हमें बताइएगा। हम उसका समाधान निश्चित रूप से आपको करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब यह हमारी वीडियो ये प्रकरण हमारा पूर्ण होता है। अब हम अगली वीडियो में अगले प्रकरण के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।